अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये लाइक का क्या होता है, ये यार क्यों ऐसा कहते हैं सब चैनल वाले। मुझे भी पता चला कि उसका ना एवरेज होती है, कितने बंदों ने देखा, कितनों ने आपकी वीडियो को लाइक किया, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, उसी हिसाब से फिर आपकी वीडियो वायरल भी होती है। अलमुहिम लाइक कर दिया करें। आज का दूसरा किस्सा, ये किस्सा भी बहुत लंबा था। इसकी भी पहली पहली जो लाइफ है वो मैंने शॉर्ट की है। कल वाले किस्से की तो मैंने तकरीबन ख़त्म कर दी थी पहली लाइफ, लेकिन आज वाले किस्से की पहली लाइफ थोड़ी बताऊंगा क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई आप किसी से किस्सा सुनते हैं ना, उसको पूरा सुनेंगे तो आपको समझ लगेगी कि इसने क्या कहा, एंड में क्या हुआ। फिल्म होती है, ठीक है, बंदा ड्रामा होता है, उसको फॉरवर्ड करके आगे देखते अच्छा बंदा मर गया, वो बंदा जी गया। लेकिन स्टोरी जो होती है उसको पूरा सुनेंगे तो आपको समझ लगेगी। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। हैसम यमन का रहने वाला, अब इसकी उम्र 40 साल है। ये अपना वाकया बताता है, जो वाकया 85 में पेश आया इसके साथ। हैसम कहता है तब मेरी उम्र 25 साल थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था। मैं जवान था। मेरा बाप मुझे किसी खाते में लिखता ही नहीं, ना मुझे कोई पैसा, कोई खर्चा, कुछ भी नहीं। जो करना है मैंने अपने कहीं से मिल गया खा लिया, कहीं से कुछ कर लिया। लेकिन मेरा वालिद मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं देता था। कहता था जाओ कमाओ और खाओ। अलमुहिम मैं कमाता हूँ। काम मुझे क्या मिलता है? मजदूरी। किसी का सामान उठाया कहीं पहुंचा दिया, किसी का सामान उठाया कहीं पहुंचा दिया, और थोड़ी थोड़ी मजदूरी मिलती थी, उसी से मैं अपना गुजर बसर करता था। 85 में यमन दो हिस्सों में था, यमन शिमाल, यमन जनूब। कहता है ऐसे ही मेरा एक दिन वालिद का इंतकाल हो गया। उसके जनाजे के ऊपर बंदे आ गए जिन्होंने उससे पैसे लेने थे, और हम लोग इस कदर गरीब थे कि हमारा खुद का कोई कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, कुछ भी वरासत में अब्बा ने मेरे लिए नहीं छोड़ा। उल्टा जिनका मकरूज था वो आगे मुझे पकड़ लिए कि भाई तू उसके पैसे देगा। लोगों ने वहां कहा कि ठीक है ये उसका बेटा यही देगा, जनाजा तो होने दो। जनाजा हो गया। अब मुझे ये दो ताजिर थे, मुझे छोड़ते ही नहीं। उसका पैसा दो। मैंने कहा मैं कहाँ से पैसा दूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। ना अब्बा को मेरा विरासत छोड़ के गया कि मैं चलो वही बेच के या वही आपको दे दूं कि आपका कर्जा उतर जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बाप ने किसी का कर्जा भी देना है। मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं छोड़ के गया, ना वो मुझे कुछ देता था। लेकिन वो मेरी कोई किसी किस्म की बात नहीं मानते। तब मैं नौजवान था, उन लोगों ने मुझे बांध दिया। मैं बड़ा रोता था। फिर दोनों में से एक का आपस में इत्तेफाक हुआ कि इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं इससे काम लूंगा और इसकी मजदूरी में से तुम्हारे पैसे लौटाता जाऊंगा जो इसके वालिद ने तुम्हारे देने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है, ले जाओ इसको। यहां से हैथम जराइम की दुनिया में एंटर हो जाता है। ये जो बंदा था जो उसको लेके गया, ये नशा बेचता था। हैथम को चीजें देने के, ये नशा है, फलानी जगह पहुंचा के आओ, या फलाने बंदे को दे के आओ। उसी दौरान हैसम भी नशे में लग गया। इसी के पास, इसी बंदे के पास हैसम की एक लड़के से मुलाकात होती है। उसका नाम था समीर। काम करते करते इन दोनों के आपस में काफी रफाकत हो जाती है, क्योंकि दोनों तकरीबन हम उम्र थे। वो भी गरीब था, ये भी गरीब था, पैसे दोनों के पास नहीं है। वो भी घर से आ गया, ये भी घर, जिसका कोई है ही नहीं, उसका पता नहीं है या नहीं है, कोई पता नहीं, दोनों ऐसे ही थे। समीर से कहता है कि देखो ऐसे हम लोग कब तक यहाँ बंधे रहेंगे, कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। हम बूढ़े हो जाएंगे कि शायद तुम्हारे बाप का कर्ज ही ना उतर सके, तुम्हारी सारी जिंदगी यहाँ पर, जवानी यहाँ बर्बाद हो जाएगी। तो कहता है फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और जरिया नहीं, ना ये मुझे छोड़ेगा। कहता है देखो मेरे पास है, मैं बड़ी देर से सोचता हूँ लेकिन मेरा कोई साथी नहीं था। एक दुकान है, वो बहुत अमीर बंदा है, उसकी दुकान का मैंने पूरी रेकी की है। कब किस टाइम वो आता है, किस टाइम वो जाता है, किस टाइम वो दुकान बंद करता है, यानी मेरे पास उसका A to Z पूरा डाटा पड़ा हुआ है। अगर वहां से चोरी कर ली जाए ना,
तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, इसके कर्जे भी उतर जाएंगे और हमारे पास पैसा भी बढ़ा आ जाएगा। हैसम कहते हैं वाकई ऐसा अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। दोनों प्रोग्राम बनाते हैं। एक रात जो जो उनको चीज़ें चाहिए थी वहां जाने के लिए समीर को पता था, वो चीज़ें साथ लेते हैं और उस दुकान के ऊपर चले जाते हैं। दुकान की खिड़की तोड़ के अंदर जाते हैं। वहां तिजोरी थी। कहा किसका क्या करें, ये तो नहीं भी टूटेगी, यहाँ तक कि सुबह हो जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। तो इत्तेफाक ये होता है कि इस तिजोरी को ही उठा के ले जाते हैं, फिर तोड़ के इसमें से पैसे निकाल लेंगे और तिजोरी को समंदर में फेंक देंगे। किसी से तिजोरी बरामद ही नहीं होगी तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। कहा कि ठीक है। वो तिजोरी उठाते हैं, अपनी जगह के ऊपर लेके जाते हैं, इसको तोड़ते हैं। उनको काफी टाइम लगता है इसको तोड़ते हुए। जब तोड़ते हैं तो वाकई उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा था। इस पैसे से उनकी लाइफ मुकम्मल तब्दील हो सकती थी। उन्होंने कहा कि देखो, अगर ये पैसा हम लेके वैसे ही निकलते हैं, आज कोई गाड़ी खरीदते हैं या घर खरीदते हैं या कपड़े दूसरे पहनते हैं या अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, तो जब वहां से बात निकलेगी तो सीधा लोगों का हमारे ऊपर शक आ जाएगा कि ये तो फुकरे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं, तो अभी ये कहां से इनके पास ये माल गाड़ी आ गया। तो यकीनन यही चोर होंगे। उसके बाद जब हमें पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, मारेगी, तो हम बता देंगे। दोनों में इत्तेफाक ये हुआ कि पैसे थोड़े थोड़े खाएंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना। लेकिन इन लोगों के पैसे दे के जान छुड़वा के खुद निकल जाते हैं। हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है यहाँ काम करने की। वैसे ही करते हैं। वो जो उसके वालिद का कर्जा था वो दोनों बंदों को दे देते हैं कि ये लो, अब मैं आपके पास काम नहीं करूंगा। इसके बाद फिर ये एक और जगह के ऊपर डिगेटी करते हैं। वो भी समीर ने बताया था कि मैं उसका बड़ी रैकी की भी है वगैरह वगैरह। लेकिन जब वहां गए तो उस घर में उस ताजर की बूढ़ी माँ थी। समीर, उसने जब इनको देखा तो उसने चीख मारी। समीर ने उसको, लोहे का इसके पास राड था, वो मारा, वो मर गई। वहां से ये लोग भागते हैं। अब हैसम कहता तुमने इसको कत्ल क्यों कर दिया। हैसम डर जाता है। समीर पक्का था। वो कहता बस मैंने क्या किया, मैं अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर हमला किया। मेरा ये तो नहीं था कि ये मर जाए, मुझे ये था ये गिर जाएगी, इसको चोट लगेगी, लेकिन वो मर गई। अब क्या कर सकते हैं। वो यहाँ से भाग के जुनूब चले जाते हैं। क्यों, उस वक्त यमन दो हिस्सों में था, जैसे मैंने बताया कि शिमाल और जुनूब। ये शिमाल से भाग के जुनूब चले जाते हैं कि वहाँ हुकूमत ही और है, उनके यहाँ ये केस ही नहीं सुना जाएगा। ये जब वहां से भाग के जाते हैं तो रास्ते में भी डकैतियां करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब किसी को किसी चीज की लत लग जाए, जैसे नशे की बंदे को आदत पड़ जाती है, वो छोड़ता ही नहीं। तो चोरी या डकैती की किसी को अगर लत लग जाए तो वो भी नहीं छोड़ती। इन लोगों ने राजधानी शुरू कर दी, लोगों को लूटना, जो कुछ मिला उनसे लूट लिया। क्या होता है कि ये एक फैमिली को लूटते हैं रास्ते में। वो जो फैमिली थी उनकी एक गाड़ी आगे थी, एक गाड़ी पीछे थी, इनको नहीं पता था। जब ये लूट के उनको छोड़ के साइड के ऊपर हट गए तो दूसरी फैमिली वालों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमें लूट लिया गया। उन लोगों ने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने वो इलाका घेर लिया। अब ये जनूब का एरिया था जहां पर ये डकैतियां कर रहे थे। पुलिस ने वो इलाका घेरे में लेकिन इनको पकड़ लिया। जब पकड़ के इनसे तफ्तीश शुरू की तो पहले तो ये मानते नहीं थे। वो कह रहे थे कि हमने बस यही पहली दफा डकैती की है। लेकिन पुलिस का आपको पता वतीरा है, वो मारते हैं। वो जब मारा ना, हैसम बोल पड़ा। उसने कहा कि हम लोग शिमाल से आए हैं, हम लोग वहां पर भी डकैतियां करते थे और डकैतियों के दौरान समीर से एक औरत कत्ल हो गई थी। उन्होंने कहा अच्छा, तो कत्ल हो गई थी। अब क्या होता है, इनको ये पकड़ के जेल में रखते हैं। जबकि मुल्क दोनों अलग अलग थे, वहां इनका आपस में कोई राब्ता भी नहीं था शिमाल जनूब हुकूमत का। बहरहाल इन्होंने अपने उसी डकैती के केस में इनको जेल में रखा। ये जेल में ही थे कि यमन का इत्तेफाक हो जाता है, इत्तेहाद हो जाता है, यमन एक हो गया। जब एक हो गया तो उन्हीं का मामला जब इनके आगे पेश किया गया तो समीर को सजाए मौत बोल गई, उसने कत्ल किया था। और हैसम को उम्र कैद हो गई। इसने चलो कत्ल तो नहीं किया था लेकिन ये उसका सहूलतकार था।
अब इनको जेल में 2 साल हो जाते हैं। तरकीबें सोचते हैं क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। जेल से भागने की तरकीब के ऊपर अमल शुरू कर देते हैं और जेल से भाग भी जाते हैं। रात का टाइम था जब ये जेल से भागे। जेल जुनूब की थी। भागते जाते हैं जेल से दूर, कहीं हमें पकड़ ना लें, जबकि सायरन बज जाता है कि बंदे 2 भाग गए हैं, इनको पकड़ो। ये भागते 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 भागते, इनको नहीं पता हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। ये एक ऐसी जगह के ऊपर आते हैं जो किसी का फार्म हाउस था। वहां पौधे थे लेकिन पौधे भी जले हुए थे, यानी उसका मालिक था ही नहीं। वहां एक स्टोर रूम था और एक घर था 2 मंजिल का, जहां शायद इस फार्म हाउस की जो फैमिली मालिक होगा वो वहां पर रहते थे, और यहाँ ये उनका स्टोर रूम था। ये अंदर चले जाते हैं उस स्टोर के और चुप करके बैठ जाते हैं। समीर कहता है कि ये जगह बहुत अच्छी है हमारे छुपने के लिए। जबकि ऐसा करते हैं कि पहले एक नजर इसको दोहरा लेते हैं कि कहीं कोई यहाँ रह तो नहीं रहा। ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पर रह रहा हो, वही हमें पकड़ा दे। ये दोनों उस जगह का जायजा लेते हैं तो उनको पता चलता है कि वाकई यहाँ कोई नहीं रह रहा, क्योंकि ये जो स्टोर है ना, यहाँ पर भी सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं, गुबार चढ़ी हुई है, जिससे पता चलता है कि काफी सालों से ये यूज नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ एक और घर था, वही जहां पर उसकी फैमिली रहती थी। ये कहते हैं कि उस घर में नहीं रहते क्योंकि वो बड़ा घर है, दूर से भी किसी को नजर आ जाएगा, और अगर कहीं पुलिस हमें तलाश करती करती आ गई या कोई बंदा भी यहाँ से करीब से गुजरेगा तो वो इस स्टोर रूम में नहीं आएगा, वो घर में जाएगा। तो बेहतर यही है कि यहाँ पर छुपते हैं जब तक कि जो हम भागे हैं जेल से उसकी अफवाहें या उसका शोर कम नहीं हो जाता। मसला हमारे लिए वहां पर उस वक्त खाने का था, और तो छुपने के लिए तो हमें बड़ी अच्छी जगह मिल गई थी। अभी हम चीजें तलाश करते हैं, कुछ जायजा लेते हैं कि कोई हमें किसी किस्म की चीज मिल जाए। हमें मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैटरी मिलती है, और बैटरी वो चल रही थी। बैटरी वो ऐसी नहीं थी कि जिसके अंदर सेल वगैरह पड़ते हैं, बल्कि वो उसको पुश करते थे तो वो चलती थी। कहा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। यहाँ रहते हैं, इंतजार करते हैं जब तक कि जेल से भागने की खबर थप नहीं जाती। इस दौरान हैसम वो लाइट ऑन करता है, जो टॉर्च इनको मिली थी। तो समीर कहता है इसको ऑन नहीं करो, इसको नहीं चलाओ, क्योंकि बाहर से अगर कोई गुजर रहा होगा तो उसको नजर आ जाएगा कि अंदर कोई है। इसको बंद कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि यही टॉर्च हमें दोबारा जेल भेज दे। लेकिन हैसम कहता है कि यार मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है। समीर कहता है कि यार देखो, अभी तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते, सब्र करो, सुबह जब सूरज निकलेगा तो आसपास कहीं देखेंगे कोई चीज मिल जाएगी खाने के लिए पीने के लिए, लिहाजा भी रात के लिए तुम सब्र करो। वो जो स्टोर रूम था वहां अंधेरा था, सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़ी थोड़ी वहां पर चीजें नजर आती थी। एक जगह से कि छत थोड़ी सी टूटी हुई थी, वहां से चांद की रोशनी आ रही थी। उसी रोशनी में वो बाकी जो खिड़कियां थी वो मट्टी गुबार से भरी पड़ी हुई थी, यानी कोई उनसे तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता था कि कोई बाहर है या नहीं है। ठीक है, सुबह इंशाल्लाह कुछ खाने के लिए निकलेंगे, अभी रात का सब्र है और कुछ भी नहीं कर सकते। ये दोनों का आपस में इत्तेफाक हुआ। 2 खिड़कियां थी। हैसम कहता है कि एक खिड़की के ऊपर तुम चले जाओ, एक के ऊपर मैं। बैठ के देखते हैं, दोनों तरफ का ध्यान रखेंगे कि कोई अगर आ रहा होगा तो एक दूसरे को बता देंगे। दोनों एक एक खिड़की के ऊपर जाके बैठ जाते। एक खिड़की वो फार्म में जहाँ दरख्त थे उस तरफ खुलती थी, दूसरी खिड़की जो रोड था उस तरफ खुलती थी। हैसम कहते मैं बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ कि मुझे फील होता है कि 2 हाथ मेरे गर्दन के पास आए हैं, कंधों के पास। तो मैं यकदम पीछे देखता हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, जबकि समीर वहीं अपनी खिड़की के पास बैठा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि समीर के हाथ इतने लंबे हो जाए और मेरी गर्दन के पास लेके आ जाए। यहाँ कुछ था, मैंने हाथ देखे, काले रंग के हाथ थे, मेरे कंधों तक आए, उसकी लंबी लंबी उंगलियां थी। समीर कहता है कि क्या देख रहे हो इधर, तो किस चीज को ढूंढ रहे हो?
तो मैंने उसको सारा बता दिया कि यार ऐसे ऐसे मैंने देखा। तो हंस के कहता है कि देखो, खौफ के मारे ना जेल से भागे हुए, और पुलिस के पकड़ने का खौफ, और ऊपर से जगह भी हम लोग ऐसी चुनी हुई है, तो तुम्हारे ऊपर ये तखय्युलात आ रही। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो, अपनी जो खिड़की है उसी तरफ देखते रहो, कोई आ ना जाए। काफी देर बैठे रहे, थक गए। थक के तो कहा कि यार कितनी देर यहाँ पर बैठेंगे, ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी जगह के ऊपर ही लेट जाते हैं, अपनी जो कमर है वो दीवारों के साथ चिपका लेते हैं, वैसे ही लेट जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोनों में इत्तेफाक हुआ, दोनों लेट गए और लेटे लेटे बातें कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कितने दिन यहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएं पिएंगे, यही बातें कर रहे हैं कि दरवाजे के नीचे से जो बाहर चांद की रोशनी थी वो थोड़ी थोड़ी अंदर आ रही थी। वहां नीचे से उनको देखते हैं कि बाहर कोई चल रहा है, बाहर कोई शख्स है जो आ जा रहा है। वो रोशनी में उनको साया नजर आता था उसके चलने के। जब वो दरवाजे के सामने से गुजरता था तो जाहिर है आपको पता है कि बंदा बाहर से नजर आता है। समीर जो है मुझे इशारे से कहता है कि चुप करो, कुछ भी ना बोलना, बल्कि उठ के किसी चीजों के पीछे जाकर छुप जाते हैं। ऐसे ही करते हैं, ऐसा ऐसा उठ उठ के जो अंदर सामान पड़ा हुआ था उसके पीछे जाकर छुप जाते हैं। अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या तो ये पुलिस वाला है, या फिर इस फार्म का मालिक है, या कोई यहाँ का हारिस हो सकता है। बिल्कुल ना बोलना, कोई आवाज ना निकालना, कहीं ऐसा ना हो कि अगर पुलिस वाला है तो वो हमें पकड़ लेगा, या अगर ये इस फार्म का मालिक हुआ या चौकीदार हुआ तो वो हमें पकड़वा देगा। लिहाजा चुप करके यहीं बैठे रहो। उस दौरान हमारे दिल बड़े जोर से धड़क रहे थे, मारे खौफ के, अभी हम पकड़े जाएंगे। हम लोग यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि वो शख्स, वो जो साया हमें नजर आ रहा है, वो दरवाजे के आगे चक्कर लगा रहा है, आते है जाते है, आते है जाते है। हमारे खून हमारी रगों के अंदर जम रहे थे, मरेंगे अभी, ये हमारी मौत बाहर खड़ी है। फिर वो साया दरवाजे के सामने रुक जाता है, वो साया हमें नजर आ रहा है कि यहाँ ही रुक गया। थोड़ी देर वो वहां पर खड़ा रहा, फिर वो साया की तरफ चला गया। अब समीर उठ के खिड़की की तरफ जाके देखता है कि मैं देखूं कि ये कौन था जो ये चक्कर लगा रहा है। लेकिन समीर जाके खिड़की के साथ लग के ऐसे जैसे वो पत्थर है या मूर्ति है, बिल्कुल सख्त खड़ा हो गया, हिल भी नहीं रहा। मैं जाके समीर को पूछता हूँ कि क्यों खड़े हो, कोई जवाब भी नहीं दे रहे, कौन है? कहते हैं कोई नहीं है। कहते हैं कैसे कोई नहीं है, तो जो साया हम लोग देख रहे थे, कहते हैं वो जो साया था वो उसका जो, यानी जो जिस शख्स का था, जिस चीज का था, वो यहाँ नहीं है। मैं सारा देख रहा हूँ इधर उधर, जबकि यहाँ कोई बंदा बशर नहीं, बस हम दो ही नहीं। हम दोनों बैठे बैठे बातें करते हैं कि ऐसा ना हो कि इस फार्म हाउस का कोई चौकीदार हो, वही आया था एक नजर दोहराने के लिए, अब वो चला गया, हमने उसको देख नहीं पाए। पर हालात पूरी रात हम लोग वहीं खिड़की के पास बैठे बैठे गुजार दी, बिल्कुल नहीं सोए। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो समीर कहता है कि चलो बड़े घर में जाके देखते हैं, शायद हमें कोई चीज मिल जाए खाने पीने के लिए। वैसे भी जाके देख लेंगे कि कोई यहाँ रहता है कि नहीं रहता। जब हम उस घर में जाके देखते हैं तो वहां कोई भी नहीं रहता था, लेकिन सामान मौजूद था, बच्चों के खिलौने, बिखरे पड़े हुए चीजें, ऐसे कपड़े तक हमें मिले। हम लोगों ने वो कपड़े भी पहने। अब हम सोचते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ फैमिली सामान अपना छोड़ गई। शायद ऐसे हुआ हो कि कोई दीवार गिर गई हो तो उस वजह से वो चले गए हैं, या उनके साथ कोई और मुसीबत आन पड़ी कि अपना सामान तक छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन ये वादा था कि काफी वक्त से यहाँ पर कोई रहता नहीं है, और ना ही कोई इस फार्म का कोई चौकीदार भी है, बल्कि आसपास तो कुछ भी नहीं। वो एक पहाड़ी है दो नजर आती, और ना कोई गांव है, ना कोई आसार है, कोई गाड़ी आने जाने का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वो घर ऐसा था कि किसी ने नया बनाया था। उस घर को देख के यही लगता था कि कोई यहाँ पर ज्यादा देर रहा नहीं, चीज इतना यूजेबल नहीं थी। यहाँ से पता वादह था कि यहाँ काफी सालों से कोई नहीं रह रहा, लेकिन चीजें वैसी की वैसी नहीं थी। हमें वहां से खाने की चीजें भी मिलती हैं, लेकिन वो एक्सपायर हो चुकी थी।
समीर कहता है कि तुम जाओ और वो जाके जो स्टोर है उसको साफ करो, ताकि हमें यहाँ पर रहने, ये भी नहीं पता भी कितनी देर यहाँ रहना पड़ेगा, तो कम से कम उसको इस काबिल तो कर लें कि हम वहाँ पर रह सकें, सो सके। और मैं जाता हूँ कहीं कहीं से कोई खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, कहीं से कुछ खाना मिल जाए, कोई पानी के लिए पीने के लिए चीज़ मिल जाए। ठीक है तुम जाओ, मैं जाके साफ करता हूँ। अब वो चला गया, मैं इधर आके साफ कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं क्यों इन कामों में पड़ गया, क्यों समीर ने उस औरत को कत्ल किया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जुर्म की इस दुनिया में चला जाऊंगा, बल्कि मैं जाना नहीं चाहता था, मुझसे इस माशरे ने ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। मैं तो ऐसा नहीं था, ना मेरी ऐसी सोच ही थी। मैं सफाई कर रहा हूँ और मेरी नजर सामने जो घर है उसी के ऊपर जाती है कि ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर समीर खड़ा है। समीर तो खाना लेने के लिए गया, ये यहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है। पहले तो मैं डर गया, मुझे लगा जैसे कोई और बंदा खड़ा है। तो मैं थोड़ा सा सर निकाल के देखता हूँ, हाँ ये तो समीर है, ये कब वापस आया। तो मैं स्टोर से बाहर निकलता हूँ, दरवाजा बंद करके घर के अंदर जाता हूँ। जब मैं ऊपर देखता हूँ तो वहां समीर नहीं। फिर मैंने कहा शायद वो भी नीचे उतर रहा हो। मैं चलता हूँ, जाकर देखता हूँ कुछ लेके आया खाने के लिए कि नहीं, और इतनी जल्दी ये कैसे वापस आ गया। आसपास तो कुछ भी नहीं, यहाँ शायद इसको कुछ मिल गया हो। मैं सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा हूँ। उस लम्हे मेरी छठी हिस्स महसूस करती है कि यहाँ कुछ है। मेरे ऊपर खौफतारी हो जाता है। जो समीर तो ऊपर था वो किधर गया। इसी दौरान मुझे हवा का झोंका फील होता है कि जैसे कोई मेरे करीब से गुजरा है, मेरे करीब से कोई गुजरा है, लेकिन मुझे नजर नहीं आया। मेरे जिस्म में उस वक्त हर हिस्से में खौफ समा चुका था। मैंने वहां समीर को आवाजें दी, समीर समीर, लेकिन समीर वहां था ही नहीं। फिर मैं दोबारा नीचे आके इधर उधर भी ढूंढता हूँ, उसको आवाजें भी देता हूँ, मगर वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं वापस आके तो दोबारा अपना काम शुरू कर देता हूँ, और तकरीबन हजारों सोचें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि मैंने देखा था समीर ऊपर खड़ा है, तो फिर वो किधर गया, या मेरा वहम है। तो फिर वो हवा जो मेरे करीब से गुजरी थी वो कैसे है। अलमुहम मैंने सारा काम खत्म करके बैठ गया हूँ कि मैं समीर का इंतजार करता हूँ, अभी कुछ लेने के लिए गया हुआ है। तकरीबन मैं 1 घंटा वहां पर बैठा रहा। 1 घंटे के बाद समीर आया। उसके पास खाने के लिए चीजें भी थी और एक खबर भी थी। कहता ये देखो खाने की चीजें, मैं हमारा जो ये फार्म है ना जहाँ बैठे हुए हैं, इससे थोड़ा दूर ये गाँव है। मैं वहां गया था, मुझे खाना मिल गया और कुछ चीजें मैंने चुराई भी हैं खाने की। लेकिन एक चीज है कि गाँव में एक खबर फैली हुई है कि यहाँ पुलिस आई थी, वो लोगों से पूछ रही थी किसी ने यहाँ पर 2 बंदों को देखा, वो जेल जेल तोड़ के भागे हैं। यानी इसका मतलब है कि पुलिस हर जगह के ऊपर जाकर लोगों को बता रही है। तो मैंने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम कैसे जाएंगे यहाँ से। कहता है कि देखो खाने का हमारे पास काफी इंतजाम हो चुका है, जब ये खत्म होगा फिर दोबारा जाके कुछ चोरी कर लेंगे, कुछ लोगों से मांग मूंग के ले आएंगे, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे, क्योंकि मशहूर है कि 2 भागे में। मैं कह रहा हूँ कि या अल्लाह ये चीज हमारे ऊपर से खत्म हो जाए और हम लोग यहाँ से निकल के वापस शिमाल चले जाएं, क्योंकि जुनूब में तो जुनूब की पुलिस हमें तलाश कर रही है। अलमुहम हम लोग खाना खा के तो सो जाते हैं। मगरिब का टाइम होता है जब हम लोग उठते हैं। उठते कैसे हैं कि मैं समीर की आवाज सुन के उठता हूँ। तो समीर मेरी उठ के मेरी तरफ देख रहा है, कह रहा है कि आइंदा ये मेरे साथ हरकत ना करना। मैंने कहा क्या हरकत ना करना। कहता जब मैं सोया हुआ था तो तूने मेरे नीचे से कपड़ा क्यों खींचा। मैंने कहा यार मैंने कब कपड़ा खींचा, मैं तो तुम्हारी आवाज से उठा हूं, मैं तो सोया हुआ था।
बहरहाल वो मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा हुआ, फिर ऐसा 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 उसका गुस्सा ठंडा हो रहा है। हम लोग वहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं कि क्या करेंगे, किधर जाएंगे, कि दरवाज़ा इस कदर ज़ोर से खटका कि हमारी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। खौफ से देख रहे हैं कि दरवाज़ा किसने खटखटाया। इसका मतलब है किसी को पता है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तभी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हम लोग जल्दी से उठ के तो सामान के पीछे जाके आपको खुद को छुपा लेते हैं और देख रहे हैं कि किसने दरवाज़ा खटखटाया। वो इस कदर ज़ोर से खटकाया था कि हमें लगा कि दरवाज़ा अभी गिर जाएगा, लेकिन दरवाजे के नीचे से कोई साया भी नजर नहीं आ रहा। खिड़कियों से भी देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने ये दरवाज़ा खटखटाया था। कौन था जिसने दरवाज़ा खटखटाया? फिर समीर हिम्मत करके तो खिड़की पे जाके देखता है कि दरवाज़ा किसने खटखटाया, कौन है बाहर। इधर उधर देख के बड़ी हैरानगी से जल्दी से वापस आ जाते हैं। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कौन है? कहता है यार बाहर कोई नहीं है। क्यों बाहर कोई नहीं है? तो ये दरवाज़ा किसने खटखटाया था? इस लम्हे समीर के दिल में भी खौफ आ गया। वो डर गया कि आखिर बाहर कौन था जिसने दरवाज़ा खटखटाया। हम लोग आपस में यही बातें कर रहे हैं और डरे हुए हैं। एक कमरे के कोने से जहां पर हम लोग थे, वहां से हिलने की आवाजें आती, चीजें हिलने की, ऐसे जैसे कोई शख्स है वहां पर। तो हम लोग मारे खौफ के दीवार के पीछे लग गए और देख रहे हैं कि वहां कौन है। वहां अंधेरा था। तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट हम लोग वैसे ही खड़े उधर ही देख रहे हैं कि कौन है वहां पर। एक काली बिल्ली वो निकल के आई, सामने दरवाजे के पास जाके खड़ी होकर तो हमारी तरफ देख रही और उसका देखने का अंदाज बड़ा खौफनाक था। तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये बिल्ली कहां से आ गई, जबकि आज ही मैंने सारा सामान ये तरतीब किया था। तब तो यहाँ पर कोई बिल्ली नहीं थी। दरवाजा हमने खोला नहीं, जो निकलते दरवाजा बंद कर देते हैं, अंदर आते हैं तो अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। जो ऊपर थोड़ी सी छत टूटी हुई है, वो इतनी, उसका सुराख इतना बड़ा नहीं था कि वहां से भी बिल्ली नीचे आ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिल्ली वहां से आ जाए। तो समीर बिल्ली के पास जाके, चलो मैं उसको प्यार करता हूँ, उसके करीब रहता है। बिल्ली वहां से वापस मुड़ती है और उसी तरफ अंधेरे की तरफ चली जाती है। समीर उसके पीछे जाके देखता है और हैरानगी से मेरी तरफ देख रहा है। मैंने पूछा क्या है? कहता है यार बिल्ली गायब है, बिल्ली नहीं है यहाँ पर। मैं खिड़की की तरफ आगे देख रहा हूँ बाहर, जबकि समीर वहीं देख रहा है बिल्ली किधर है। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ, एक औरत है और उसकी उसकी शक्ल इस कदर खौफनाक थी कि मैं चीख मार कर औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान। तो समीर मेरे ऊपर चिल्लाया, कहता क्यों चिल्ला रहे हो, आवाज क्यों निकाल रहे हो, क्या हुआ? मैंने कहा कि बाहर एक औरत है, उसकी शक्ल बड़ी खौफनाक है। इसलिए मैंने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, लेकिन वहां कोई औरत नहीं। समीर आके देखता है किधर है औरत? मैंने कहा यही सामने खड़ी थी खिड़की के, मैं अब उसकी तरफ देख रहा हूँ बाहर, तो वो बाहर से अंदर देख रही है। यही बातें कर रहे हैं कि बाहर से आवाज आती है ठक ठक, यानी कोई चल रहा है, उसके हाथ में डंडा है जो जमीन के ऊपर जोर जोर से मार रहा है। हम अपनी जगह के ऊपर पत्थर बन जाते, मूर्ति बन गई कि बाहर कौन आ गया। फिर समीर जल्दी से बाहर निकलता है कि मैं देखो ये कौन है। देखते कि एक बूढ़ा शख्स है, इंतहाई बूढ़ा, यानी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कुछ 100 साल 200 साल, बहुत ज्यादा बूढ़ा था वो। उसका कुब निकला हुआ था, सर उसका बिल्कुल नीचे, डंडा पकड़ा हुआ वही मारता हुआ जा रहा है। और किस तरफ जा रहा है? उसी घर की तरफ। तो समीर उसको गालियां देता है कि वो समझा कि ये कोई ऐसा है जो हमें डरा के तो हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। समीर उसको गाली देता है। मैं जाकर समीर को पकड़ लेता हूँ कि ये कोई बूढ़ा शख्स है, ये उसको अभी जाकर कुछ मारेगा। और ये उसको बुला रहा है, लेकिन बूढ़ा ना तो कोई बात का जवाब दे रहा है, ना हमारी तरफ देख ही रहा, रुक भी नहीं रहा, वो चलता जा रहा है। समीर ने जोर लगा के मुझसे चढ़वा के जाकर बूढ़े को पकड़ लिया। मुझे ये, मैं उसको पकड़ा हुआ था, ये कहीं इस बूढ़े को मारे ना, वो बेचारा बहुत बूढ़ा है। लेकिन इसने जाकर उसको यकदम उसके बाजू से पकड़ के घुमाया,
कि हमारी मेरी तरफ देख। जब बूढ़ा घूम के हमारी तरफ मुंह किया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। इस कदर खौफनाक उसकी शक्ल, आंखें सुर्ख लाल, बड़े बड़े दांत, उसके कान लटक रहे हैं। वहां से भागते हैं हम लोग, दोनों भागते। ये क्या चीज हमने देख ली। वैसी मखलूक थी वो, असल में उसका सर जो नीचे था वो उसकी गर्दन ही बहुत लंबी थी, ऐसे जैसे जिस्म उसका इंसान है, बूढ़ है, गर्दन लंबी और सर बिल्कुल छोटा सा बंदर जैसा सर उसका, मांस लटक रहे, कान बड़े। ये मंदिर देखे तो हम लोग भाग रहे हैं, भागते भागते पता नहीं किस तरफ भाग रहे हैं। ये कि अगर आगे भाग के जेल में चले जाएंगे तो वो बेहतर है जो हमने देख लिया था। हम लोग भाग रहे हैं, पीछे से औरतों की चीखने की आवाज, बच्चों की हर तरफ से आवाजें आ रही, हर तरफ से। हैसम वो इस कदर डरा हुआ था क्योंकि वो बुड्ढे के ज्यादा करीब था, मैं थोड़ा पीछे था। उसने मंदिर बिल्कुल शफाफ देखा। एक तो हम लोग भाग रहे थे, उस वजह से भी दिल की धड़कन तेज थी, दूसरा हम लोग डरे हुए थे। हैसम के हाँ बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गिरा और उसका मुंह जमीन के ऊपर जोर से लगा, जबकि मैं भागता रहा, मैं नहीं रुका वहां पर। मैं भी भाग रहा था कि मुझे किसी ने मेरे सर के ऊपर मारा, मैं गिर के बेहोश हो गया। अब जब मैं उठा देख रहा हूँ अंधेरा है हर तरफ और मैं अकेला हूं। मैं देख रहा हूँ कि समीर किधर गया। ऐसा तो नहीं कि वो मुझे अकेला छोड़ के भाग गया। तो मैं उठ के इधर उधर देख के आवाजें देता हूँ, समीर, लेकिन वो वहां नहीं था, बल्कि मेरी ही आवाज गूंज के मुझे वापस आती थी। मैं उसको ढूंढता जाता हूँ, आवाजें देता हूँ, थकन से चूर, मेरी टांगे मेरा जिस्म नहीं उठा रही थी कि मुझे समीर की आवाज आती है, मुझे पुकार रहा है। और उसकी आवाज वो पहाड़ी से आ रही थी। वो इस कदर ऊंची बोल रहा था कि मुझे डर पड़ गया कि कहीं इसकी आवाज वो साथ वाले गांव में ना चली जाए जहां से ये खाना लेके आया था। तो मैं उस तरफ चलता जाता हूँ, पहाड़ी की तरफ जहां से समीर की आवाज आ रही थी। मैं चलता चलता उस पहाड़ी के करीब चला गया, बिल्कुल अभी उसके नीचे पे खड़ा हूं। मुझे समीर की आवाज ऊपर से आती है। मैं ऊपर जाता हूँ, उसको आवाज देता हूँ, समीर। समीर आगे से मुझे आवाज देता है, वो आवाज मुझे नीचे से आ रही है। फिर मैं नीचे चलता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी आवाज कहाँ से आ रही। फिर समीर की चीखने की आवाजें आती हैं, ऐसे जैसे इसको कोई इसके ऊपर जुल्म कर रहा है, इसको कोई मार रहा है। तो मैं उसको आवाज देता हूँ कि समीर तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। समीर का तो मुझे कोई जवाब नहीं आता, लेकिन मुझे मेरे पीछे से आवाज आती है जैसे कुछ चलता हुआ मेरे पास आ रहा है। मुझे कदमों की आवाज आई तो मैं मुड़ के पीछे देखता हूँ। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बूढ़ा शख्स है, बड़ा लंबा उसका कद है, सफेद कपड़े उसने पहने हुए और मुंह लपेटा हुआ है। उसके साथ दो बच्चे थे, वो मेरे करीब आ रहे हैं। बच्चे बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर हो, सनम हो जो उसने अपने साथ रखे हुए हैं। ना वो हिल रहे हैं, ना वो चल रहे हैं। ये चलता हुआ आ रहा है, मुझे वादे नजर आ रहा है कि ये चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ ऐसे जैसे साथ लटकाए हुए हैं। तो मैं तो उसे देख के कहता हूँ कि तुम कौन हो और मेरा दोस्त किधर है। कहता तुम्हारा दोस्त हमारे पास ही है, तुम दोनों ने हमें चैलेंज किया था, हमें अजियत दी, हमने बड़ी कोशिश की कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम लोगों ने वहां से जाने से इनकार कर दिया, बल्कि हमें चैलेंज किया और हमने तुम्हारा चैलेंज कबूल कर लिया। और जो तुम्हारा दोस्त है उसको तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसने तो हमें अजियत दी है, उसको हम माफी नहीं मिल सकती। हाँ तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने उसको मना किया था जब वो अजियत देने के लिए आया था। तुम्हें इसके लिए हमें माफी देते हैं।
यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर ना आना, वरना तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त की तरह हम यहाँ पर रख लेंगे। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं उसको मनाऊं कि हमें नहीं पता, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते थे, हम मजबूर थे, लेकिन वो कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जो तुमने हमारे साथ किया ये हमारी शराफत है कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। तो मैं कहता हूँ मुझे यहाँ के इलाके का नहीं पता, मैं किधर जाऊंगा। कहता है कि ये कुत्ता है, इसके पीछे जाओ, ये तुम्हें एक सड़क के ऊपर चढ़ा देगा, वहां से निकल जाओ शहर की तरफ, दोबारा यहाँ पर ना आना। तो मैं देख रहा हूँ कि कुत्ता किधर है, अल्लाह, ये सामने कुत्ता खड़ा है, मेरी तरफ देख रहा है। कुत्ता देख रहा, बुड्ढा किधर गया, बुड्ढा गायब। अब कुत्ता मेरे आगे आगे चलना शुरू कर दिया, मैं कुत्ते के पीछे पीछे चलता गया यहाँ तक कि सड़क आ गई। जब मैं सड़क के ऊपर खड़ा होकर पीछे देखा, कुत्ता भी गायब। मैं तो वापस आ गया शहर में, वहां छुपता रहा, फिरता रहा, लोगों के यहाँ काम करता रहा, किसी को मेरा नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग मेरे से मानूस हो गए। मैंने उनको बताया कि मेरा बाप मर चुका है, माँ मर चुकी है, मैं अकेला ही हूँ, गरीब हूँ। तो लोगों ने मुझे रहने के लिए जगह भी दी। फिर साल गुजरे कि मेरी शादी भी उसी गांव में लड़की के साथ होगी, मेरे बच्चे भी हैं। लेकिन मुझे आज तक मेरे दोस्त का नहीं पता चला कि वो किस हाल में है। उसको जिन्नों ने छोड़ दिया था, या उसको मार दिया था, या अभी भी वो उन्हीं के पास है, और अगर छोड़ दिया था तो पता नहीं उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। कहाँ है कहाँ नहीं, मुझे बिल्कुल कोई खबर नहीं। जबकि मैं, आज मेरी उम्र 40 साल है, मैं आपके वाकया सुनता हूँ। मैंने कहा कि मैं भी आपका वाकया आपको बताता हूँ जो मेरे साथ गुजरा था। ऐसा वाकया किसी के साथ नहीं गुजरा होगा जो मेरे साथ गुजर गया। वाकई दोस्तों, ये हैसम का किस्सा बहुत खौफनाक था, बहुत मरहब था। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने इसका वाकया बड़ा शॉर्ट किया। ये 1 घंटे से ज्यादा वाकया था। इसकी जो स्टार्टिंग की जिंदगी थी, उसने एक लम्हा बताया था कि हमने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चोरियां शुरू की और फिर इस नहज के ऊपर आ गए। तो मैंने उसमें से सिर्फ थोड़ा सा जिक्र किया ताकि आपको पता चले कि असल में ये इस लाइन पे हुआ कैसे था, ये डाकू कैसे बन गया था। डाकू ये नहीं बना था, इसको दुनिया ने बना दिया। जब सबने ठुकरा दिया, एक गरीब जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने बाप का कर्जा कहाँ से देगा। चलो वो मानता है मैं दे दूंगा, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ भी नहीं रहे। वहीं से वो जुर्म की दुनिया में चला गया और वहीं से आगे उनके साथ जाके ये नौबत पेश आ गई। बहरहाल लोगों को रहम करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने उस दिन कहा था गरीब पाकिस्तान का। गरीब देखें, गरीब 2 किस्म के होते हैं, एक होता है गरीब, एक होता है भूखा गरीब। जो गरीब होता है ना, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसका बस यही है कि मुझे खाना मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने उसको खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, तो वो आपका शुक्रिया अदा करेगा। जो भूखा गरीब होता है ना, उसकी निशानी ये है कि वो फड़े मारेगा, और मैं ये कर दूंगा, मैंने वो गाड़ी ले लेनी है, मैंने ऐसे कर देना। इस ऐसे मुझे ना भूखे गरीब से बड़ी चिढ़ है। मैं भूखे गरीब से बड़ा डरता हूँ, क्योंकि वो कमीनी नस्ल है, वो कहीं ना कहीं आपको ढसेगा। और मैं ढसा भी गया हूँ, 3 दफा ढसा गया हूँ ऐसे भूखे गरीबों से। एक गरीब घर था हमारे साथ, बिल्कुल हमारे साथ। मैं उनका बिल्कुल भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी बड़े फेमस है बिजनेस में। वो इतने गरीब थे कि ज्यादा अपनी जो बहू थी उनकी, वो उसको ज्यादा साबुन से मुंह भी नहीं धोना देते थे कि तू ज्यादा साबुन इस्तेमाल करती, साबुन जल्दी खत्म हो जाता है। फिर वो वक्त आया, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, और वो इतना फूला, इतना फला फूला, आज वो अरबों खरबों के मालिक हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं। और ये इनकी जिंदगी में फर्क आता है चेंजिंग 2012 में। 2012 में ये शुरू करते हैं वो काम, वो जो बिजनेस इन्होंने शुरू किया था सऊदी अरब से। अभी तो वो वापस पाकिस्तान चले गए हैं। बिजनेस उन्होंने शुरू पाकिस्तान में किया था। 2018 में
नहीं, 12 से लेके 2017 में 2017 में वो अरबों खरबों के मालिक थे, माशाल्लाह उनको। लेकिन आज भी वो वैसे शरीफ इंसान है जैसे वो पहले थे। अगर वो भूखे गरीब होते ना, ओ तौबा 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 तौबा, उन्होंने तो हमारे जो घर की जो गली है ना वो ही खराब कर देनी थी वहां पर गाड़ियों के टायरों से। भूखे गरीब की ये अलामत होती है, जब वो उसको मिलता है वो कुत्ता बन जाता है, आप से बाहर हो जाता है। जो गरीब होता है वो शरीफ रहता है, नॉर्मल रहता है। ओके, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।